जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 3 है और इस सेट में भी हम साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हमारा टारगेट है 5,000 महत्वपूर्ण MCQ कराना सामान्य विज्ञान का रिटन एग्ज़ाम डेट तक। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए है उत्कृष्ट धातु अत्यधिक सक्रिय होती है, बी है उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, सी है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है और डी है पीतल भी उत्कृष्ट धातु है। बताइए यहाँ पर एक नया प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ तथ्य जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्कृष्ट धातु को राज धातु या नोबल मेटल्स के नाम से जानते हैं। वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण या ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो चांदी, सोना, प्लेटिनम, रोडियम, प्लेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। देखिए, पीतल जो है ये तांबा और जिंक के मिश्र धातु है और यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो नया प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी है कि शुद्ध जल में नमक घोलने से जल का हिमांक घट जाता है, सी है यहाँ पर जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, डी है कि जल में नमक और मिथाइल एल्कोहल एक ही तरह से व्यवहार करते हैं। जल्द से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है जो कि कथन गलत है। जल में नमक और मिथाइल एल्कोहल दोनों एक तरह से व्यवहार नहीं करता है, दोनों अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। जैसे कि अगर हम नमक मिलाएंगे, शुद्ध जल में जब हम नमक मिलाएंगे तो वहाँ पर क्वथनांक है जो कि बढ़ जाएगा और हिमांक है जो कि घट जाएगा। लेकिन शुद्ध जल में जब हम मिथाइल एल्कोहल मिलाएंगे तो वहाँ पर क्वथनांक है जो कि घट जाएगा और हिमांक है जो कि बढ़ जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जब भी कोई अवाष्पशील जो वाष्प में नहीं बदलता है, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गया, अवाष्पशील को शुद्ध जल में हम डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि विलायक का जो क्वथनांक है जो कि बढ़ जाएगा और हिमांक है जो कि घट जाएगा। लेकिन जो भी वाष्पशील द्रव जैसे मिथाइल एल्कोहल हो गया, जल में मिलाएंगे तो वहाँ पर जल का क्वथनांक है जो कि घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीनों प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अव्यय प्रमुख है। जल्दी से बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। ब्यूटेन, एथेन, मीथेन, प्रोपेन। तो देखिए, बायोगैस का कौन सा अव्यय प्रमुख है तो मीथेन है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। देखिए, बायोगैस को बायोगैस या जैव गैस या गोबर गैस के नाम से जानते हैं और इसको ही मार्स गैस भी कहा जाता है और इसका मुख्य घटक होता है जो कि मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक भी मीथेन ही होता है, लेकिन LPG यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस या रसोई घर का जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न देखते हैं आपके सामने। यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा देखिए। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखे फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। तो देखिए, जब भी लाल की बात की जाए, लाल रंग, तो यहाँ पर स्ट्रोंशियम जो होता है तत्व उसके कारण से लाल रंग दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तत्व का जिस कलर में लिखा गया है उसी कलर का पटाखे में उसका रंग बदलता है। यहाँ पर देख लीजिए, कॉपर में कैसा होता है, मैग्नीशियम कैसा होता है, सोडियम में कैसा होता है, कैल्शियम में कैसा होता है, बेरिलियम में और यहाँ पर स्ट्रांशियम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सभी ऑप्शन है जो कि हिंदी में दिया गया है, तो इसका आंसर आप आराम से बी लगा देंगे। लेकिन आंसर अगर इंग्लिश में दे दिया जाए तो उस टाइम क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर डिटेल्स में यहाँ पर जान लेते हैं कुछ पौधे के बारे में और किस वातावरण में वह होते हैं। देखिए, ऐसे पादप जो शुष्क भूमि में या कम जल वाले में उगते हैं
मरुस्थलीय पौधे के नाम से जानते हैं और इसको अंग्रेजी में जीरोफाइट कहते हैं। और हेलोफाइट का अर्थ होता है ऐसे पादप जो लवणीय मिट्टी में होता है, लवण युक्त मिट्टी में होता है, उसको हेलोफाइट कहते हैं। ग्लाइकोफाइट का अर्थ क्या होता है, ऐसे पादप जो कम लवणीय मिट्टी में उगते हैं। अधिकांश पादप जो होते हैं ये इसी कैटेगरी के होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मीजोफाइट, ऐसे पादप जो सामान्य जल पूर्ति वाले स्थानों पर उगते हैं उसको मीजोफाइट कहते हैं। और हाइड्रोफाइट, ऐसे पादप जो जल में उगते हैं उसको हाइड्रोफाइट कहते हैं। इसको याद रखिएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया जा रहा है तथ्य सभी के सभी से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है कि कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक में क्या नहीं पाया जाता है, जल्दी से बताइए। तो देखिए क्लोरोफिल यानी पर्णहरित है जो कि नहीं पाया जाता है कवक में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर कवक के बारे में। तो देखिए कवक के पास क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नहीं होता है, अतः सभी कवक परपोषी होते हैं यानी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति यानी काइटिन के बनी होती है। ये बार बार पूछा जाता है कि कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो काइटिन याद रखिएगा, काइटिन का बना होता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के बहुकोशिकीय और तंतुमयी होते हैं। ईस्ट यानी जिसको खमीर बोलते हैं एकोशिकीय कवक है और इसका उपयोग रोटी और बियर बनाने के लिए किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि परागगण की सुपरिभाषित है, परागगण किसे कहते हैं। जैसे बताइए, यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए परागगण का अर्थ होता है कि परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को ही परागगण कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, प्रकाश से, मृदा से, पर्णहरित से और वायुमंडल से। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो मृदा से प्राप्त करते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, पौधे कहाँ से क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो देखिए पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त कर लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, और जल से यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। जबकि अन्य मृदा से खनिज कर रूप में अवशोषित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस सभी पौधे को क्या कहते हैं, तो अनावृतबीजी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो अनावृतबीजी। कैसे पहचानेंगे कि अनावृतबीजी पौधे किसको कहते हैं, किस पेड़ को कहते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं। अनावृतबीजी पादपों के बीच आवृत नहीं होते हैं, यह फल और फूल नहीं देते हैं। जो भी ये पादप होते हैं इसमें या नहीं तो फल होता है और नहीं इसमें फूल होता है। और इसका उदाहरण थोड़ा सा जान लेते हैं। साइकस हो गया, पाइन हो गया, फर हो गया, स्प्रूस हो गया, सेडार, लार्च, जिंको, सीखुआ और देवदार। विश्व का सबसे लंबा जो वृक्ष होता है वो सीकुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है, तो मलेरिया, यहाँ पर क्लोरोक्वीन दिया गया है। तो यहाँ पर मलेरिया के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो क्लोरोक्वीन का यहाँ पर सही सुमिलित है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर दिया गया है, चारों ऑप्शन के बारे में व्याख्या किया गया है। देखिए टेटनेस एक जीवाणु जनित बीमारी है, जबकि बीसीजी है जो कि ट्यूबरकुलोसिस का एक टीका है। जो यहाँ पर बीसीजी दिया गया था, बीसीजी यहाँ पर टेटनेस है जो कि एक जीवाणु जनित रोग है, लेकिन बीसीजी जो है ये ट्यूबरकुलोसिस में दी जाने वाली एक टीका है।
और यहाँ पर देखिए क्लोरोक्वीन सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है और एंटी मलेरिया दवा है। ये क्या है? तो यह एक दवा है। स्कर्वी है जो कि विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग है। और यहाँ पर जो थायमिन दिया गया है, थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु जनित बीमारी है, जबकि TS यानी टेटनस एंटीटॉक्सिन का उपयोग टेटनस के इलाज में किया जाता है। टेटनस के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा होता है? कौन से जंतु में लाल रक्त कणिका नहीं होता है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर्प, मोर, मेढक और केंचुआ। तो केंचुआ है, इसमें नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न से पहले कुछ जान लेते हैं। देखिए सभी कशेरुकीय में आरबीसी पाया जाता है, जैसे सर्प हो गया, मोर हो गया, मेढक हो गया, कशेरुक जंतु है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एनिलीड में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एनिलीड जो होता है, एनिलीड उसमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाएँ नहीं होकर इसमें प्लाज्मा में घुला होता है। और इसका उदाहरण समझेंगे तो केंचुआ हो गया, जोक हो गया, नेरिस हो गया। देखिए हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है और लोहा है जो कि धातु होता है। हीमोग्लोबिन में क्या क्या होता है? तो ग्लोबिन होता है जो कि प्रोटीन होता है और लोहा तत्व होता है जो कि धातु होता है, और यह रुधिर में को लाल रंग देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त है जो कि लाल दिखाई देता है। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि कार्बोहाइड्रेट्स के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज, माल्टोज, एमिनो अम्ल और ग्लिसरॉल। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि अधिकतर एंजाइम होते हैं अम्ल, क्षार, प्रोटीन और वसा। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल, क्षार, प्रोटीन और वसा। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं प्रोटीन बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए अधिकांश जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं और प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है और प्रत्येक एंजाइम के लिए एक जीन होता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर ने, रॉबर्ट कोच ने, जोसेफ लिस्टर ने और एलिमेट्स निफकॉफ ने। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एडवर्ड जेनर बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं इसके बारे में। ये है एडवर्ड जेनर। दुनिया के पहले वैक्सीन यानी टीका एडवर्ड जेनर ने 1796 में विकसित किया था, जो कि बड़ी माता या चेचक या स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। और रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स, हैजा, टीबी जैसी बीमारियों के जीवाणु की खोज की थी। रॉबर्ट कोच के द्वारा क्या किया गया था? तो टीबी हो गया, हैजा हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, इसका बीमारियों के जीवाणु की खोज की थी। जीवाणु का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने की थी तथा रोगों का जन्म सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। जोसेफ लिस्टर ने जीवाणु से संबंधित एंटीसेप्टिक सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? जो वॉशिंग मशीन होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वॉशिंग जो मशीन होता है यह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग जान लेते हैं। देखिए जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच होती है अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही। उसके बाद देखिए जो डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालते हैं ये भी अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही निकालते हैं। कपड़े धोने के मशीन में भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने ये भी अपकेंद्रण विधि के माध्यम से ही। अपोहन किसे कहते हैं? अपोहन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अपोहन तो रक्त से नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की एक प्रक्रिया है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करता है तब उस टाइम अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है?
सबसे न्यूनतम प्रकाश किसमें चलता है? तो देखिए कांच में सबसे न्यूनतम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो देखिए बल, आघूर्ण, विस्थापन और वेग, ये तीनों के तीनों सदिश राशि है। गति है जो कि अदिश राशि है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में जान लेते हैं कौन कौन सा। देखिए अदिश राशि किसे कहते हैं? इनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में देखिए कौन कौन सा आता है? द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, समय, दूरी, चाल, ऊर्जा, दाब, शक्ति, तापमान, पृष्ठ तनाव, संयता, उष्मा, विद्युत आवेश, उसके बाद विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, धारिता, ये सभी के सभी अदिश राशियाँ हैं, इसको याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने, यदि धरती के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन में क्या परिवर्तन होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए कोई ऑप्शन नंबर ए, कोई परिवर्तन नहीं होगा, दुगुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। देखिए यदि धरती जो घूमती है, अगर इसका गति अगर बढ़ा दिया जाएगा तो भूमध्य रेखा पर कोई भी वस्तु रखा जाएगा, उसका वजन है जो कि घट जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना अगर बंद कर दे तो प्रत्येक स्थान पर जी का मान 9.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर जो जिस स्पीड से गति कर रही है पृथ्वी, अगर वह अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो जी का मान पूरा पृथ्वी पर एक समान हो जाएगा, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में कमी होती है। और देखिए जी का मान पोल यानी ध्रुव पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। पोल पर कितना होगा? तो 9.83 होगा। और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर जी का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जी के मान में वृद्धि होगा, और ध्रुव से हम इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर जी के मान में कमी आएगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 19वां प्रश्न की गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। देखिए गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गति के नियम किसने दिया था? तो गति के नियम है जो कि न्यूटन दिए थे। गति के कितने नियम दिए थे? 3। न्यूटन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसको याद रखिएगा। देखिए जड़त्व का जो नियम है वो किसने दिया था? तो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। और जिससे न्यूटन का गति का प्रथम नियम, जो जड़त्व का नियम है यानी विरामा का जड़त्व और गति का जड़त्व है, जो कि गैलीलियो दिए थे, और सेम टू सेम वही बात बताया गया है न्यूटन के द्वारा न्यूटन के प्रथम नियम में। जो गति का जो प्रथम नियम है, यहाँ से बल का परिभाषा मिलता है। अगर पूछ लिया जाए कि बल का परिभाषा कहाँ से मिलता है, तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वहाँ से बल का परिभाषा मिलता है। और गति का जो दूसरा नियम है यानी न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, यहाँ से बल का व्यंजन मिलता है यानी फार्मूला जो मिलता है। F बराबर क्या होता है? तो ma होता है यानी मास से गुणे द्रव्यमान। तो यहाँ से व्यंजन प्राप्त होता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। गति का जो तीसरा नियम है ये बल की प्रकृति को बताता है, और केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम दिए थे, इसको याद रखिएगा। पूछ के जाता है केपलर के द्वारा क्या दिया है? तो ग्रहों की जो गति है इससे संबंधित नियम दिए थे केपलर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस को निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एवोगाद्रो का नियम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी के सभी आपके एग्जाम के व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो आपको भली भांति मालूम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किसने दिया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य जान लेते हैं यहाँ पर। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित जानते हैं। तो
अपेक्षिकता का सिद्धांत दिए थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसके कारण उन्हें 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैडम क्यूरी के बारे में जान लेते हैं। मैडम क्यूरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसने रेडियो एक्टिविटी शब्द दिया था। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी शब्द दिया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला ही है मैडम क्यूरी, जो कि 1903 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। फिर रेडियम और पोलोनियम की खोज की, जिसके कारण उन्हें 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम क्यूरी है, जो कि 1903 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आइजैक न्यूटन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, गति का नियम दिए थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये सर्वप्रथम न्यूटन ने ही बताए थे। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, ये भी, जिसको न्यूटन डिस्क के माध्यम से जानते हैं कि अगर हम देखिए, अगर कोई डिस्क है उसको तीव्र गति से घुमाया जा रहा है, तीव्र गति से उस पर 7 कलर को छोड़ा जा रहा है, तो सभी 7 कलर मिलकर एक श्वेत प्रकाश हो जाता है। यह किसने बताया था? तो न्यूटन है, जिसको न्यूटन डिस्क के नाम से जाना जाता है। और गणित के जो शाखा में कैलकुलस होता है, इसका खोज किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन है ही। और थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं स्टीफन हॉकिंस के बारे में। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक को पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? जैसे बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसको थॉमन प्रभाव कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि आवर्धन कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न आपके सामने है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? लोहा, प्लेटिनम, निकेल और पारा। जल्दी से बताइए। यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर कौन सा अनुचुंबकीय सिद्धांत का फॉलो करता है? अनुचुंबकीय तत्व है। तो यहाँ पर प्लेटिनम जो है ये अनुचुंबकीय है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोहा और निकेल है जो कि लौ चुंबकीय है, और यहाँ पर पारा जो है ये है जो कि प्रतिचुंबकीय है, जिसमें थोड़ा सा भी चुंबकीय गुण नहीं होता है, उसको प्रतिचुंबकीय कहते हैं। इसमें चुंबक की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, वीकली यानी कमज़ोर तौर पर, उसको अनुचुंबकीय। और जो स्ट्रॉन्ग अटैच्ड होता है, अट्रैक्ट होता है, वो होता है जो कि लौ चुंबकीय। लौ चुंबकीय याद रखिएगा, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये तीनों का तीनों लौ चुंबकीय तत्व है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण होते हैं? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, परमाणु के जो नाभिक में होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको नाभिक में दिख रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।